कर रहे थे, तो ज्वाइन के लिए हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होनी चाहिए। तो मल्टीपल टेबल्स में 2-3 टेबल आप अपने कंसीडर कर सकते हैं। तो सपोज करिए 3 टेबल लेकर चलते हैं। तो क्रिएट टेबल पीएनबी नाम की टेबल बना दी, क्रिएट टेबल पीएनबी। इसमें एक कॉलम बना दिया पीएनबी अंडरस्कोर अकाउंट नंबर, जो इंटीजर टाइप का है। दूसरा, इसमें पीएनबी अकाउंट का बैलेंस, जो मान लीजिए फ्लोट टाइप का कर दिया मैंने। और एक और यहाँ पर मान लीजिए मैंने कर दिया पीएनबी अंडरस्कोर आधार, और ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंटीजर अपना कर दिया। तो एक टेबल बनाई जिसमें ये हमारे 3 कॉलम है। तो मैंने अभी इसमें कोई प्राइमरी की वगैरह कुछ नहीं बनाई है, सिंपल अपने 3 कॉलम बना लिए। नो डेटाबेस कलेक्टेड। तो एक टेबल बन गई पीएनबी नाम से। सेम एक टेबल बना दी मैंने यहाँ पर एसबीआई नाम से। इसमें सेम कॉलम बना दिए, सिर्फ नाम वहाँ पर एसबीआई अंडरस्कोर अकाउंट नंबर, एसबीआई में बैलेंस। अब इसमें मैंने और डिटेल ऐड नहीं करी है कि अकाउंट का नेम क्या है, टाइप क्या है, डेट ऑफ ओपनिंग, वो आप अपना कंसिडर कर सकते हैं। तो जो मेन चीज़ें हैं उनको समझने के लिए मैंने 3 टेबल यहाँ पर मान लीजिए बना दी। अब इन तीनों टेबल में हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे जो तीनों में है, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ एक में है, कुछ ऐसे होंगे जो 2 में है, ऐसा करके कुछ अपना कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज, अकाउंट नंबर पीएनबी का मान लीजिए मैंने सीरीज 101 वाली ले ली, 101। और बैलेंस यहाँ पर है मान लीजिए 20,000। और आधार नंबर यहाँ पे कर दिया मान लीजिए मैंने 1111। ठीक है। एक और अकाउंट नंबर 102 ले लिया, जिसमें 50,000 बैलेंस है, और इसका आधार कर दिया 2222। एक और 103 इसका अकाउंट नंबर ले लिया, और इसमें बैलेंस कर दिया मान लीजिए 5,000, और इसका आधार कर दिया 3333। तो पीएनबी टेबल में हमने 3 अकाउंट ओपन कर दिए, ऐसा हमने माना। कहाँ गलत हो गया? तो 3 रो इंसर्ट हो गई। सेम यहाँ पर हम जो दूसरी टेबल है उसमें इंसर्ट कर देते हैं एसबीआई में। अब एसबीआई अकाउंट नंबर मान लीजिए हम 2 वाली सीरीज लेकर चलते हैं, 201, 20,000, 111। 202, 30,000, और ये अलग है कोई 444। और ये 203, 50,000, और मान लो ये हमारा कॉमन हो गया 3333 वाला। ठीक है। अब तीसरी टेबल में भी इसी तरह से इंसर्ट कर लेते हैं एचडीएफसी वैली में, और इसका अकाउंट हम मान लीजिए शुरू करते हैं 3 से देंगे। ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया 302, 30,000, ये अलग कर दिया 5555, 03, 50,000। तो ये ऐसे करके मैंने कुछ लिख दी। अब इन तीनों को एक बार हम सेलेक्ट से देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा रीडेबिलिटी बेटर हो जाए। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पीएनबी,
ये डेटा है पीएनबी के अंदर, ठीक है। सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम एसबीआई, ये एसबीआई का डेटा है हमारा, और सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम एचडीएफसी। तो यहाँ पर अभी हमें छोटा डेटा है, आंखों से दिख रहा है कि आधार नंबर 111 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। तो ये रिकॉर्ड तो तीनों में है, और भी हो सकते थे, है ना। तो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम इन टेबल से ज्वाइन करके डेटा फैच करना चाहते हैं। तो पहले हम 2 टेबल के साथ करते हैं, फिर 3 के साथ कर लेंगे। 3 के साथ हो जाएगा, 4 5 6 के साथ, कितने के साथ कर लो, ठीक है। तो अब ज्वाइन के अलग अलग टाइप थे। पहला टाइप है हमारा इनर ज्वाइन। तो जो इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा है, अगर मैं उसको ग्राफिकली दिखाऊं, 2 टेबल के साथ, तो कुछ ऐसी पिक्चर है इनर ज्वाइन की, ठीक है। ज्वाइन करते समय हमें 2 टर्म है जो नए मिलते हैं, एक लेफ्ट टेबल और एक टर्म होता है राइट टेबल। किसको लेफ्ट टेबल माननी है, किसको राइट टेबल माननी है, ये हमारे ऊपर है ना। अगर गिवन है पहले से तो उसके अकॉर्डिंग मान के चलेंगे, और कुछ भी गिवन नहीं है तो हमारे मन से हम जो चाहे वो मान सकते हैं। तो हमने क्या करा, इस वाले सर्कल को लेफ्ट टेबल का डेटा कंसीडर करा कि इसमें लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, और इस वाले सर्कल में राइट टेबल के रिकॉर्ड्स हमारे रखे हुए हैं। इन दोनों में एक कॉमन कॉलम है आधार वाला, जिसका नाम अलग अलग है। यहाँ पर SBI_आधार है, यहाँ पर HDFC_आधार है, और यहाँ PNB_आधार है। लेकिन इस कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो हमारे कॉमन होंगी, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला एरिया है आपका, ये वाला एरिया, ये वो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो दोनों टेबल में उस कॉलम के अकॉर्डिंग सेम है। तो ये हमारा जो रिजल्ट है, यही हमारा क्या होता है, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन इज लाइक इंटरसेक्शन। जो कॉमन कॉलम है उसमें जहां जहां वैल्यू सेम होंगी, उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनर ज्वाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसका कोड अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, इसकी क्वेरी कैसे बनेगी वो देखते हैं। और क्वेरी में कैसे पता चलता है कि लेफ्ट टेबल क्या है और राइट टेबल क्या है, ठीक है। तो सेलेक्ट, सेलेक्ट के साथ आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, हमने कहा सेलेक्ट के आगे कॉलम सेलेक्ट करे जाते हैं। तो इस बार आपके पास 2 टेबल्स हैं अगर, तो उन 2 टेबल के कौन कौन से कॉलम को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप सेव साइड जाते हैं एस्ट्रिक्ट, तो एस्ट्रिक्ट का मतलब ऑल कॉलम्स होता है। लेकिन सर इस बार ऑल का मतलब कितने, पहली टेबल में 3 कॉलम है, दूसरी टेबल में 3 कॉलम है, तो टोटल 6 होगा। एस्ट्रिक्ट का मतलब ये 3 ही रहेंगे। हमने कहा देखो अभी एस्ट्रिक्ट का मतलब ऑल है, अब आगे आपकी क्वेरी कैसे बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बदल जाएगी। तो अगर आपके ब्रेन में ये है कि मैं तो आगे दोनों टेबल पे काम कर रहा हूं, तो एस्ट्रिक्ट का मतलब ऑल कॉलम्स ऑफ ऑल द टेबल, जितनी भी टेबल आप इस क्वेरी में मेंशन करने जा रहे हैं। तो अगर मैं 2 मेंशन करने जा रहा हूं तो 6, तो यहाँ एस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया 6 कॉलम। 6 के 6 कॉलम सेलेक्ट होकर हमारे आ जाएंगे। स्पेसिफिक की बात नहीं करेंगे अभी। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, अब फ्रॉम के बाद आपको 2 टेबल के नाम लिखने हैं, ठीक है। और उन दोनों टेबल के बीच में आपको अपने कुछ कीवर्ड लिखना है, ज्वाइन के स्पेसिफिक कुछ कीवर्ड लिखने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट टेबल का नाम, जिसको आप लेफ्ट टेबल सोचकर चल रहे हैं। किसी को मान लो, मैंने पीएनबी को मान लिया, पीएनबी। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर इनर स्पेस ज्वाइन। अगर आप इनर वर्ड को स्किप भी कर देते हो, सिंपल ज्वाइन भी लिखते हो, तो वो इनर ज्वाइन ही कंसीडर होगा, ठीक है। उसके बाद अब आप लिखेंगे राइट टेबल का नाम, लेट अस सपोज एसबीआई। अब देखो, जब आपने अपनी क्वेरी के अंदर इनर ज्वाइन को लिखा, तो इसके लेफ्ट साइड में जो टेबल लिखी है
उसको लेफ्ट टेबल कहा जाता है, ना कि आपने अपने मन में जो मानी थी उसको कहा जाता है। इनर ज्वाइन के आगे, दैट मीन्स राइट साइड में जो आपने टेबल लिखी है उसको राइट टेबल कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेरी डिसाइड हो गया कि लेफ्ट टेबल कौन सी है और राइट टेबल कौन सी है। अब आपके मन में क्या चल रहा था उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये लेफ्ट टेबल हो गई और ये राइट। अगर मैं यहाँ लिख दूं एसबीआई, यहाँ लिख दूं पीएनबी, तो फिर ये राइट हो, लेफ्ट हो जाएगी, वो राइट हो जाएगी, ठीक है। अब सिंटैक्स आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लेफ्ट टेबल, इनर ज्वाइन, राइट टेबल, उसके बाद ऑन कीवर्ड आता है, ऑन। इनर ज्वाइन किस कॉलम पर करना चाहते हो, ऑन, ठीक है। ऑन के बाद अब आप क्या बताओगे, पहली टेबल जो लेफ्ट टेबल है उसका कॉलम, दूसरी टेबल जो कि राइट टेबल है उसका कौन सा कॉलम है जो सेम वैल्यू कंटेन करेगा, उनके साथ कंपेयर कर दो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीएनबी अंडरस्कोर आधार की वैल्यू बराबर होनी चाहिए एसबीआई अंडरस्कोर आधार। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि ये क्वेरी चल जाती है, लेकिन कुछ आरडीबीएमएस कहते हैं कि नहीं हम नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाओ?
चलिए वापस आ जाइए, कुछ पावर सप्लाई फेलियर हो गया था। चलिए, तो हम जो टेबल देख रहे थे तीन, फटाफट से उनको देख लेते हैं है या नहीं। सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम, एक टेबल थी हमारी पीएनबी। अब देखिए, अगर हमारी क्वेरी ऑटो कमिट नहीं होती, अगर हम ट्रांजैक्शन के अंदर रहकर कोई काम कर रहे होते और अभी जैसे पावर सप्लाई फेल हुई थी, तो अभी ये टेबल हमें नहीं मिलती, कि आपने कमिट नहीं करी होगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम जो भी क्वेरी लिख रहे हैं वो ऑटो कमिट होती है, इसीलिए जब भी कोई क्वेरी लिखी गई वो परमानेंट हो गई, इसलिए टेबल्स हमें सारी मिल रही हैं। तो हम वापस से आते हैं, क्वेरी जो सीख रहे थे उस पर, ये तो हमने देख भी लिया था। तो सेलेक्ट एस्ट्रेट फ्रॉम लेफ्ट टेबल पीएनबी, इनर ज्वाइन राइट टेबल लाइक एसबीआई ऑन, किस कॉलम पर आपको लगाना है। तो आपने लिखा था इससे पहले कि पीएनबी अंडरस्कोर आधार, जहां पर बराबर है एसबीआई अंडरस्कोर आधार के। तो मैंने आपको ये बताना था कि ये जो क्वेरी है जो आप यहाँ लिख रहे हैं, ये क्वेरी कई बार ऐसा होता है जो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप जब दो टेबल की बात करते हैं तो आपको ये बताना चाहिए कि कौन सा कॉलम किस टेबल से बिलोंग करता है। आपने ये बता दिया कि पीएनबी अंडरस्कोर आधार एक कॉलम है, लेकिन आपने ये नहीं बताया किस टेबल के अंदर मिलेगा, ये नहीं बताया आपने किस टेबल के अंदर मिलेगा। तो कुछ आरडीबीएमएस क्या करते हैं, ऐसी क्वेरी को चला देते हैं, और कुछ आरडीबीएमएस इसको नहीं चलाते। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कॉलम है जो दोनों में सेम नाम का होता, तो फिर हमारा कोई भी नहीं चलेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट हमारा आ जाएगा। तो हमेशा जब भी आप ज्वाइन वाली क्वेरी लिख रहे हैं या कोई भी ऐसी क्वेरी लिख रहे हैं जिसमें ज्वाइन नहीं भी है लेकिन मल्टीपल टेबल का यूज हो रहा है, तो हमेशा कॉलम के नाम को स्पेसिफाई करते समय डॉट लगाकर उसकी टेबल का नाम स्पेसिफाई करना चाहिए। करना होता है, ऐसा रूल नहीं है, करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें पीएनबी टेबल डॉट पीएनबी अंडरस्कोर आधार, और ये हमें एसबीआई टेबल के अंदर मिलेगा एसबीआई अंडरस्कोर आधार। अब ये इनर ज्वाइन हमें क्या रिजल्ट वापस करेगा उसको देखते हैं। ऑल मैचिंग रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम्स। तो यहाँ पर कॉमन कॉलम्स का मीनिंग है कॉमन कॉलम्स का मतलब है ये। अब इनका नाम अलग है, इनका नाम सेम है, उसका फर्क नहीं है, बट इनको हम क्या बोलेंगे, कॉमन कॉलम। तो ऑल मैचिंग रिकॉर्ड्स, तो अगर हम देखें तो इस वाली टेबल में तीन रिकॉर्ड थे पीएनबी टेबल में, ठीक है। ऑल मैचिंग रिकॉर्ड्स, यहाँ पर एक और ज्यादा बेटर अगर लिखना चाहें, ऑल मैचिंग रिकॉर्ड्स, तो यहाँ लिख लेना ऊपर फ्रॉम बोथ टेबल्स, फ्रॉम बोथ टेबल्स, इन दोनों टेबल से जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो जहां तक हम लोग मैन्युअली देख पाए, तो इन दोनों टेबल में जहां पर एसबीआई और
पीएनबी टेबल आपकी बनी हुई है, ये दोनों देखें अगर, तो इस कॉलम और इस कॉलम के बेस पर मैचिंग वाले दो मिलेंगे, 4 टाइम्स 1 वाला और 4 टाइम्स 3 वाला। तो ये दो रिकॉर्ड हमारे आ गए। तो पीएनबी अकाउंट नंबर इस वाले आधार वाले का आएगा, पीएनबी बैलेंस क्या है ये आएगा, साथ ही साथ उसी रिकॉर्ड में दूसरी वाली टेबल के जो आपने कॉलम्स मांगे हैं वो भी मिलेंगे, यानी कि इस रिकॉर्ड का एसबीआई अकाउंट नंबर, एसबीआई बैलेंस भी साथ में आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ऑल मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ कॉलम्स बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि रिकॉर्ड का मतलब तो रो से होता है। भाई रिकॉर्ड शब्द जब मैं बोलता हूं तो रिकॉर्ड शब्द का मतलब रो से होता है। तो ये तो समझ में आ गया, दो रो हो जाएंगी क्योंकि दो ही रो मैच हो रही होंगी इस कॉमन कॉलम के बेस पर, जहां पर 4 बार 1 लिखा था, जहां पर 4 बार 3 लिखा था। लेकिन हम कॉलम की बात करना चाहते हैं, कॉलम कितने आएंगे, हमने कहा आपने कितने मांगे हैं, जितने मांगे हैं सारे आएंगे, तो यहाँ पर कॉलम्स कितने आएंगे, ऑल। तो ऑल का मतलब क्या हो गया, ऑल का मतलब हो गया सारे कॉलम पीएनबी टेबल के, सारे कॉलम एसबीआई कॉलम के, 3 उसमें हैं 3 उसमें, तो 6 कॉलम आएंगे हमारे, 2 रो 6 कॉलम का रिजल्ट निकल कर आना चाहिए। तो अगर मैं उसकी पिक्चर देखूं तो कुछ ऐसी पिक्चर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 2 रो होनी चाहिए, एक ऐसे और एक ऐसे। पहले कॉलम का नाम क्या होगा, जो लेफ्ट टेबल के कॉलम्स हैं पहले उनके कॉलम के नाम आएंगे। तो पीएनबी अकाउंट नंबर, पीएनबी बैलेंस, पीएनबी आधार। उसके बाद आगे के 3 कॉलम कौन से आएंगे, जो राइट वाली टेबल के कॉलम्स थे वो वाले आएंगे। तो एसबीआई अकाउंट नंबर, एसबीआई बैलेंस, एसबीआई आधार, ये मैचिंग रो वाला रिकॉर्ड हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब एंटर करके देखते हैं, इसको सब हटा देते हैं, 2 रो 1 2 3 4 5 6 कॉलम। तो अब इससे पता चल रहा है कि भाई 2 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने दोनों बैंकों में अपने खाते खुलवा रखे हैं और उस कस्टमर का आधार नंबर है हमारा 4 टाइम्स 1, इसका पीएनबी बैलेंस है 20,000, इसका एसबीआई के अंदर बैलेंस है 20,000, इसका अकाउंट नंबर यहाँ पर है, इसका अकाउंट। अब आपने कौन कौन से कॉलम मांगे थे उसके हिसाब से आपका आ गया। आपने अगर देखो यहाँ पर आप ये बोलोगे कि आधार नंबर 2 बार क्यों आ रहा है, तो ये तो आपको ऐसा लग रहा है, बट आपने क्वारी से जो मांगा था वो आपको दिया गया है। तो अब हम क्या चाहेंगे, हम क्वारी से ये कहेंगे कि क्वारी हमें आधार नंबर को बार बार मत दिखाओ, हमें तो आधार नंबर को बस एक ही बार दिखाओ, बाकी चीजें हमें चाहिए, बाकी चीजें दिखा दो। अब हम एस्ट्रिक को बदलेंगे, अब जब हम एस्ट्रिक को बदलेंगे तो क्या चाहिए, हमने कहा पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, तो पर्टिकुलर कॉलम पीएनबी का अकाउंट नंबर चाहिए। तो लिखो पीएनबी अंडरस्कोर अकाउंट नंबर, कॉमा। सर रुक जाओ, गलती हो रही है क्योंकि आप ही ने सिखाया अभी, जब भी आप एक क्वेरी में मल्टीपल टेबल्स के कॉलम को इंक्लूड करते हैं तो हमेशा कॉलम के नेम से पहले उसकी टेबल का नाम मेंशन करना चाहिए। अब क्या लिखें यहाँ पर, पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर अकाउंट नंबर। फिर अब सेकंड नंबर पे कौन सा चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, जरूरी नहीं है सारे के सारे पहले पीएनबी वाले ही लिखने हैं, आप हो सकता है एसबीआई अकाउंट नंबर निकालना चाहते हो, तो आप जिस ऑर्डर में सेलेक्ट करेंगे उसी ऑर्डर में कॉलम्स आपके आउटपुट में देखेंगे। हमने कहा चलो पहले पीएनबी के निकाल लेते हैं सारे, तो पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर बैलेंस। उसके बाद क्या चाहिए, हमने कहा उसके बाद एसबीआई का अकाउंट नंबर दिखाओ, एसबीआई डॉट एसबीआई अंडरस्कोर अकाउंट नंबर। फिर हमने कहा एसबीआई टेबल से एसबीआई का बैलेंस दिखाओ। उसके बाद अब आधार, आधार कहीं से ले आओ, चाहे यहाँ से ले आओ चाहे वहां से ले आओ, एक ही बात है, तो कहीं से भी ले आओ। तो हमने कहा चलो एसबीआई लिख रहे हैं, एसबीआई से ले आते हैं, कॉमा एसबीआई डॉट एसबीआई
अंडरस्कोर आधार। अब जरा ध्यान से देखो, आउटपुट में हमारे कॉलम का नाम वही आएगा जो हमने सेलेक्ट करे हैं, लेकिन जब आधार वाले कॉलम का नाम दिखाई देगा देखने वाले को, तो वो SBI अंडरस्कोर आधार दिखाई देगा। देखना जरा, पीएनबी का अकाउंट नंबर ये है, पीएनबी का बैलेंस ये है, एसबीआई में अकाउंट नंबर ये है, बैलेंस ये है, किस बंदे का, जिसका आधार ये है। तो अब मैं शायद यहाँ पर ये हटाना चाहूंगा और सिर्फ आधार दिखाना चाहूंगा, क्योंकि दोनों में ये तो एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एलियास की हमें नीड आ रही है, तो SBI अंडरस्कोर आधार एज सिंपल आधार लिख देते हैं, क्योंकि वो सबके लिए है। तो ये हमारा रिजल्ट आया कि आधार नंबर ये वाले इन दोनों में अपना अकाउंट ओपन करके बैठे हैं जिनका ये है। अब आप इस क्वेरी को अगर ध्यान से देखें, अभी मैंने 1 2 3 4 5 कॉलम की बात करी है। अगर मान लीजिए पहली टेबल में 10 कॉलम होते, दूसरी टेबल में 10 कॉलम होते और मुझे इन 20 कॉलम को लेकर आना होता, तो क्वेरी की लेंथ देखो कितनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब भी कॉलम का नाम लिखोगे डॉट लगाकर टेबल का नाम लगाना पड़ेगा आपको। हमने तो टेबल का नाम भी छोटा छोटा लिया, इसीलिए 3 लेटर का SBI PNB। कोई कह दे टेबल का नाम है पूरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पूरा लिखो, तो सर कितनी बार लिखो, जितनी बार लिखना उतनी बार लिखो। यहां पर एक नीड और आती है कि जिस तरह से हम कॉलम के नेम को एलियास दे सकते हैं, क्या टेबल के नेम को एलियास दे सकते हैं? अगर हम दे पाएंगे तो काम आसान हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो आंसर आया यस, आप टेबल के नेम को भी एलियास दे सकते हैं। अब टेबल का नाम कितना भी बड़ा है, आप उसे कोई छोटा नाम देकर अपनी क्वेरी को इस तरह से लिख पाएंगे। तो ज्यादा बार हमें टेबल के नेम को एलियास देने की नीड तभी पड़ती है जब हम इस तरह से ज्वाइन के साथ क्वेरी को लिख रहे होते हैं, अदरवाइज हमें शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी चीज को हम एलियास के साथ कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो अब शुरू से क्वेरी में आते हैं। तो आप बताओ पीएनबी टेबल को क्या एलियास आप देना चाहते हैं? हमने कहा पी, छोटा सा लेटर दे दिया पी। तो अब जहां भी पूरी क्वेरी में टेबल का नाम लिखना है डॉट के पहले, वहां पर आप पीएनबी की जगह क्या लिखोगे? पी। तो सर ऐसे अपने मन से मान लिया, कहीं बताएंगे नहीं क्वेरी में कि हम पीएनबी को पी लिखना, हमने कहा बताएंगे। अभी आपको ब्रेन में रखना है और अपनी सेलेक्ट कमांड में जहां भी ये बात आ रही है उसको लिख देना है। क्वेरी में भी बताना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है, ऐसा तो है नहीं बिना बताए हम एसक्यूएल इंजन को कह देंगे कि चलो इसको मान लो पी, तो थोड़ी मानेगा एसक्यूएल इंजन हमारा। तो अब अभी के लिए सर यहां भी लिखें क्या? ये तो कॉलम का नाम है, हम टेबल के नेम को एलियास दे रहे हैं, कॉलम के नेम को कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो पीएनबी लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल कॉलम का नाम है। यहाँ लिख दो पी। एसबीआई को एस मान लो, SBI को एस मान लिया। फ्रॉम, सर ये पहली बार क्वेरी लिखते समय टेबल का नाम आया है। जब से क्वेरी लिखनी शुरू करी है सेलेक्ट के एस से लेकर अब तक पहली बार टेबल का नाम आया है। जैसे ही पहली बार टेबल का नाम आया है उसी समय बताना है कि इसका एलियास क्या है? पी। ठीक है, इनर ज्वाइन SBI, सर दूसरी टेबल का नाम आ गया, बता दो इसी समय एस एस। अब चाहे पहले इसका यूज हुआ है क्वेरी में, चाहे आगे इसका यूज होगा क्वेरी में, एलियास वैलिड होगा, पहले भी वैलिड होगा और आगे भी वैलिड होगा, क्योंकि टेबल का नाम जैसे ही पहली बार यूज हुआ मैंने उसी समय बता दिया। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना, टेबल का नाम पहले लिख देंगे, क्वेरी का जो सिंटैक्स है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा हमारे। अब इसमें गलती क्या हो रही है? अब गलती ये हो रही है जब आप ऑन क्लॉज लगा रहे हैं तो ऑन के आगे इस क्वेरी को नहीं पता पीएनबी कौन है, उसे तो पी पता है कि पीएनबी का मतलब पी और एसबीआई का मतलब एस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पीएनबी को भी पी बनाएंगे, अगर नहीं बनाते तो एरर आ जाती, क्या था टेबल तो है नहीं पीएनबी नाम से। ठीक है, एसबीआई को S। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेबल के नेम को भी एलियास दे सकते हैं। और बहुत ज्यादा जरूरत इसकी तभी पड़ती है जब हम लोग ज्वाइनिंग वाला क्वेरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब हमें सर ये मत बताओ कि कौन कौन लोग का खाता इन दोनों में है, हमें ये बताओ जो
दोनों बैंकों में अपना खाता रखते हैं, दोनों के अकाउंट का मिलाकर सम कितना है। मैं तो काम की चीज वही देखनी है, मतलब हमारा रिजल्ट आना चाहिए ये बैलेंस प्लस ये बैलेंस, ये वाला बैलेंस। अलग अलग मत दिखाओ, अलग अलग देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन हमें अभी सबसे पहले क्या देखना है, जो दोनों में अपना खाता लेकर बैठे हैं उन दोनों के अकाउंट में बैलेंस का सम कितना है, ये हमें चाहिए। सर ये कैसे करेंगे, मैंने कहा वापस आते हैं क्वेरी के अंदर, सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट के आगे हम कॉलम का नाम लिख सकते हैं, सेलेक्ट के आगे हम एस्टेरिस्क लिख सकते हैं, सेलेक्ट के आगे हम कोई एग्रीगेट फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। चौथी चीज, सेलेक्ट के आगे हम कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन क्या होगा, पीएनबी टेबल में पीएनबी का बैलेंस प्लस एसबीआई टेबल के एसबीआई अंडरस्कोर बैलेंस कॉलम। तो अब सेलेक्ट कमांड इस टेबल के इस कॉलम प्लस इस टेबल के इस कॉलम का सम करके आपको दिखा देगी। ठीक है, अब सर जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के कॉलम का नाम क्या होगा, हमने कहा यही जो एक्सप्रेशन का नाम है। भाई जब रिजल्ट बनेगा, टेबल बनकर जो आएगी, उस टेबल में यहाँ तो बैलेंस आ गया दोनों का 40,000, यहाँ आ गया 50,000, कॉलम का नाम क्या होगा, वही जो एक्सप्रेशन का नाम है। तो सर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्या दे दो इसको, फिर इसको एक एलियास दे दो, एज यहाँ पर टोटल अंडरस्कोर अमाउंट। ठीक है, अगर एक बार पहले इसे करते हैं फिर एक बार समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी टोटल अमाउंट हो गया, उसके बाद फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम पीएनबी इनर ज्वाइन एसबीआई ऑन, क्या सारे रिकॉर्ड के लिए ऐसा करना, हमने करना नहीं, सबके लिए नहीं करना है, जो मैचिंग वाले हैं उनके साथ करना है। ऑन पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर आधार बराबर है एसबीआई के एसबीआई अंडरस्कोर आधार। तो यहाँ भी मैं टेबल के नेम का एलियास दे सकता था, जैसे ऊपर वाले में दिया। ऐसा नहीं है कि एक क्वेरी में एक काम जो कर लिया अगली क्वेरी में नहीं कर सकते, सब मिलाकर एक क्वेरी बना सकते हैं। बस आपने बस एक एक्सप्रेशन सेलेक्ट करा और कुछ नहीं, हमने कहा अच्छा एक आधार नंबर तो सेलेक्ट कर ही लेते कम से कम, वो रह गया, चलो कोई नहीं। अब सर आपको ये तो पता चल गया कि कोई है जिसका दोनों बैंकों में टोटल पैसा 40,000 जमा है और किसी का 1,00,000 जमा है, कौन है वो रह गया बताना। तो बता दो टोटल अमाउंट, और साथ में किसी से भी आधार ले आओ, SBI डॉट SBI अंडरस्कोर आधार एज आधार फ्रॉम PNB इनर ज्वाइन ठीक है, आगे का तो सब सेम ही था। अब सब तीसरी को भी ले आओ इसमें, अगर कोई ऐसा है जो तीनों में है, तो उन तीनों में जो भी कस्टमर है उसका डेटा दिखा दो इसी तरह से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी क्वेरी को मैं लिख दे रहा हूँ, करके देखते हैं। प्लस तीसरी टेबल क्या थी, HDFC डॉट, क्या नाम था उसका, कॉलम का नाम HDFC अंडरस्कोर बैलेंस। यहाँ तक तो क्वेरी आपकी चल गई। अब उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाना है, उसके बाद फिर आगे आएंगे।
फिर लिखेंगे एक बार इनर ज्वाइन, ठीक है। इस बार इनर ज्वाइन अब जो आपका चलेगा उसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो, उसमें आप एसबीआई टेबल और एचडीएफसी टेबल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां लिख दिया आपने इनर ज्वाइन, और अपनी पहले तीसरी टेबल का नाम लिखो एचडीएफसी ऑन। अब सर इनर ज्वाइन की राइट टेबल तो ये हो गई, इसकी लेफ्ट टेबल का नाम बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो इस वाले इनर ज्वाइन की राइट टेबल है वो अगले वाले इनर ज्वाइन के लिए क्या बन जाएगी, लेफ्ट टेबल हमारी बन जाएगी, ठीक है। ऑन, यहां पर अब लिखेंगे HDFC डॉट HDFC अंडरस्कोर आधार बराबर होना चाहिए, कौन सी टेबल है, SBI डॉट SBI अंडरस्कोर आधार। तो इस तरह से दो इनर ज्वाइन हमने यहाँ पर लगाए, देखते हैं ये क्वेरी चलती है कि नहीं चलती है। सर एक ही इंसान ऐसा है जिनके तीनों बैंकों में खाते हैं, जिसका आधार नंबर है 4 टाइम्स 1 और उसका तीनों बैंकों में पैसा जमा है 60,000 रुपए। तो सर ऐसे तो 4 5 6 8 10 कितनी टेबल, हमने कहा कितनी भी टेबल ले। तो जब आप दो इनर ज्वाइन लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए 3 टेबल हैं, T1 इनर ज्वाइन, T2 कंडीशन, फिर इनर ज्वाइन लगाएंगे और T3। तो अब इस इनर ज्वाइन के लिए लेफ्ट टेबल ये हो गई, राइट टेबल ये हो गई। अगले वाले इनर ज्वाइन के लिए राइट टेबल तो वो जो इसके राइट में लिखी है आपने, और लेफ्ट टेबल वो जो पहली वाली के राइट में लिखी थी। तो इस इनर ज्वाइन के लिए ये लेफ्ट हो गई क्योंकि इसके लेफ्ट में तो यही आ रही है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से 3 टेबल 4 5 6 किसी के साथ भी इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। HDFC का PNB से भी कनेक्शन आप बना सकते हैं, है ना। अगर आप यहाँ पर HDFC को कंपेयर कर सकते हैं PNB के साथ तो भी आंसर आएगा आपका, क्योंकि PNB टेबल भी तो सेकंड टाइम इनर ज्वाइन जो लिखा गया है उसके लेफ्ट में ही है, यानी कि वो ऑर्डर पे चेक करना शुरू कर देगा। देखो T1 इनर ज्वाइन, T2 इनर ज्वाइन, अब बीच में कोड और भी लिखा जाएगा T3। तो ये तो राइट टेबल होगी तो श्योर है। अब लेफ्ट टेबल में फर्स्ट अटेम्प्ट पे इसे ढूंढा जाएगा, अगर ये नहीं लिख रहे हो आप तो इसको भी एज ए लेफ्ट टेबल कंसीडर किया जाएगा। तो आप जब कंपैरिजन कर रहे हो तो पीएनबी का भी कंपैरिजन यहाँ पर कर सकते हो, वो भी लेफ्ट टेबल की तरह कंसीडर होगी, ठीक है। चलो अब ये तो सर इनर ज्वाइन की कहानी हो गई। अब अगला है हमारा लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, तो अभी मैं दो टेबल के साथ ही आपको लेफ्ट को पढ़ा देता हूँ, है ना। तो ये पीएनबी एसबीआई क्या तीनों के, अब वो तो आपने जो एक्सप्रेशन लगा उसके साथ आया है ना, एक्सप्रेशन में आपने प्लस प्लस किसके साथ लगाया था, तीनों के साथ लगाया, तो तीनों का सम आया इसलिए। तो तुम्हारे एक्सप्रेशन में डिपेंड करेगा ना कि हम एक्सप्रेशन में क्या लिख रहे हैं, उससे पता चलेगा। तो अब सोचो ध्यान से, तो अब इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि लेफ्ट टेबल कौन सी मान रहे हो, ये मान रहे हो या वो मान रहे हो, दोनों में एक ही बात निकलेगी। फर्क तब पड़ता जब दूसरी और तीसरी टेबल का कॉमन कॉलम अलग है, जो पहली में है ही नहीं, तब फर्क पड़ता आपका, ठीक है। तो अभी वाले केस में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो बहरहाल पीएनबी और एसबीआई ये दो टेबल है। अब मैं इनके साथ इनर ज्वाइन ना लगाकर लेफ्ट ज्वाइन लगाना चाहता हूं। लेफ्ट ज्वाइन का अगर हम बैंड डायग्राम बनाएं तो मान लीजिए ये हमारी लेफ्ट टेबल हो गई और ये हमारी राइट टेबल हो गई। तो लेफ्ट ज्वाइन कहता है कि रिजल्ट में लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे और जो भी आपका कॉमन कॉलम के मैचिंग हमारे रिकॉर्ड्स हैं साथ में वो भी आएंगे। तो लेफ्ट ज्वाइन लेफ्ट टेबल के सारे डेटा को हमारा लेकर आएगी, एज वेल एज राइट टेबल में जो मैचिंग वाले हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनकी वैल्यू भी आएंगी। कैसे आएंगी थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। कितनी रोज आएंगे, कितने कॉलम्स आएंगे, उनको देखते हैं। तो क्वेरी से
ज्यादा बेटर समझ पाएंगे कि कितनी रोज कितने कॉलम। एक आउटर लेवल पर मैंने बता दिया, लेफ्ट ज्वाइन की पिक्चर कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो यहां लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक्स, मतलब आप 6 के 6 कॉलम लेकर आ गए, क्योंकि जैसे ही आपने एस्ट्रिक्स सोचा दोनों टेबल के सारे कॉलम की बात हो गई। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम पीएनवी लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड लगाएंगे इनर ज्वाइन की जगह। लेफ्ट ज्वाइन एसबीआई ऑन पीएनबी डॉट पीएनबी अंडरस्कोर आधार बराबर होना चाहिए पीएन, दूसरा था हमारा एसबीआई अंडरस्कोर आधार पे। अब इसको पहले समझ लेते हैं कि सर कितने कॉलम कितनी रो। तो हमने कहा पिक्चर बना लेते हैं। पिक्चर में आपने कहा है एस्पेक्ट, मतलब 6 कॉलम की बात करी है आपने। कौन कौन से 6? पहले पीएनबी के तीनों, फिर एसबीआई के तीनों। अगर मैं एस्ट्रिक्ट को स्पेसिफिक कर दूं तो मुझे पता है, फिर अकॉर्डिंगली वो आएंगे हमारे उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में लिखेंगे सेलेक्ट उसी ऑर्डर में आएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं, वो समझ में आ चुका है हमें। अब आपने कहा लेफ्ट टेबल के ऑल रिकॉर्ड्स आएंगे, तो लेफ्ट टेबल मतलब पीएनबी, तो पीएनबी के अंदर हमारे 3 रिकॉर्ड हैं। तो ये रिकॉर्ड है जिसका आधार है ये, दूसरा जिसका आधार ये है, और तीसरे वाले का आधार ये है। यही कुछ है। अब यहां पर भी इनकी वैल्यूज आएंगी कुछ ना कुछ, ठीक है। अब सर क्वेश्चन ये है कि आपके लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड तो सारे आ गए, है ना, राइट टेबल के कॉलम्स आ गए सारे के सारे, 4x1 वाला डेटा मैच कर रहा है, आपके ऑन क्लॉज के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। तो यहां पर जो कॉलम आएंगे उनकी वैल्यू फेल हो जाएगी, क्योंकि ये वाला रिकॉर्ड राइट टेबल में भी एग्जिस्ट करता है। ये वाला रिकॉर्ड राइट टेबल में एग्जिस्ट करता है, यही था ना दूसरा वाला। लेकिन सर ये वाला जो रिकॉर्ड है ये लेफ्ट टेबल में तो है, बट ये रिकॉर्ड राइट टेबल में तो है ही नहीं। तो आंसर आएगा आएगा फिर भी, लेकिन सर कॉलम की वैल्यू कहां से लाएंगे? नल, 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 क्योंकि ये रिकॉर्ड राइट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो राइट टेबल के कॉलम के अगेंस्ट इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी कैसी आएंगी? नल, नल, नल आएंगी, ठीक है। अब इसको जब एंटर करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 6 कॉलम आ गए, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे, उसमें कोई ऐसा नहीं है रह जाएगा। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड ले आओ, है ना। राइट टेबल, राइट टेबल में वो रिकॉर्ड आएंगे जो आपके ऑन पर मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैच कर रहे हैं वो आ गए, और उनके लिए उनकी प्रॉपर वैल्यू लिख गई। जो मैच नहीं कर रहे हैं वो, जो मैच नहीं कर रहे हैं तो वहां पर नल, नल, नल लिख देंगे। इसका मतलब है कि ये वाला रिकॉर्ड सिर्फ पीएनबी में खुला हुआ है, ये वाला खाता एसबीआई के पास नहीं है। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन दें वर्ड्स में तो हम ये बोलेंगे कि लेफ्ट ज्वाइन करते समय अगर हमें राइट कॉलम के अगेंस्ट नल मिलता है तो वो अकाउंट्स सिर्फ पीएनबी के पास हैं, वो अकाउंट्स एसबीआई वाले के पास नहीं। और अगर लेफ्ट ज्वाइन करते समय हमें सारे कॉलम्स की वैल्यू फिल मिलती है, इसका मतलब है कि वो अकाउंट्स दोनों के पास हैं, यहां पर भी हैं और यहां पर भी हैं। अब सोचो, अगर मैं इसका उल्टा पूछूं आपसे, मैं आपसे ये कहूं कि मुझे वो अकाउंट सारे लाकर दिखाओ जो दोनों के पास हैं, ठीक है, और वो अकाउंट्स भी लाओ जो सिर्फ एसबीआई के पास हो, बट पीएनबी में हो ना उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एसबीआई में जरूर होने चाहिए। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? राइट ज्वाइन का यूज करके। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट पीएनबी, लेफ्ट में क्या लगा देंगे? राइट ज्वाइन, बाकी पूरा का पूरा यही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो पीएनबी टेबल के सारे कॉलम आएंगे, 1 2 3,
और एसबीआई टेबल के भी सारे कॉलम आएंगे, 1 2 3 6 के 6 ऐसे ही आएंगे। अब होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि आपने कहा राइट ज्वाइन कर दो, दैट मीन्स राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड ले आओ, ये आएगा। और जो इसमें रह गया, कौन सा वाला रह गया इसमें, एसबीआई में कौन सा रह गया था हमारा, 444 वाला। तो ये रिकॉर्ड यहाँ से कॉपी करके मान लो यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है, और ये तो आएगी आएगा हमारा। अब सोचो, ये दोनों दोनों जगह हैं, तो इनकी वैल्यू तो एज इट इज फिल होकर आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो रिकॉर्ड इस बार आएगा वो 444 वाला होगा, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे उसे, नल नल नल। तो इस बार एसबीआई के सारे रिकॉर्ड आए हमारे, और जो मैचिंग रिकॉर्ड हैं पीएनबी के, उनकी वैल्यू फेल हो गई, और जो मैच नहीं हुए हैं वहां पर वैल्यू आपकी नल आ गई। अगर हम लेफ्ट ज्वाइन में देखो, अगर हम थोड़ा सोचें तो जो काम लेफ्ट ज्वाइन से हो सकता है वो राइट से भी हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं वही करके, कि अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन ही यूज करूं, राइट ज्वाइन यूज ही ना करूं, इधर लिख दूं एसबीआई, इधर लिख दूं पीएनबी, तो भी सेम आएगा। सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि पहले कॉलम एसबीआई के देखने शुरू हो जाएंगे, बस इतना डिफरेंस आएगा, बाकी काम आपका फिर भी हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं। हाँ, इस तरह से वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो। तो ड्रामेटिकली ऐसा कहा जाता है कि लेफ्ट और राइट ज्वाइन दोनों में से अगर एक भी होता तो भी मेरा काम हो जाता। ठीक है, चलो। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे सारे खाते दे दो, जितने भी बैंक हैं सारे बैंक के सारे खाते दे दो। अभी हम दो के पास चलते हैं, पीएनबी के और इसके, दोनों के खाते हमें कंबाइन करके दे दो। लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड चाहिए और राइट टेबल के भी सारे रिकॉर्ड चाहिए। तो अगर हम वेन डायग्राम की बात करें इससे पहले वाले का, तो इससे पहले वाले का ये था राइट ज्वाइन का, और अभी हम जो कह रहे हैं उसका वेन डायग्राम अगर देखें तो कह रहा है ये सब ले आओ, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड ले आओ, राइट टेबल के सारे ले आओ, जो दोनों में है उनकी वैल्यू प्रॉपर फिल कर दो, जो नहीं है वहां पे नल कर दो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फुल ज्वाइन, है ना, फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन। तो माई एसक्यूएल में फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन नहीं चलता है, तो माई एसक्यूएल में नहीं चलता है, बाकी में चलता है। तो माई एसक्यूएल में एक ट्रिक है, उस ट्रिक का यूज करेंगे। तो माई एसक्यूएल कह रहा है कि एक काम करो, पहले लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी लिखो, लिख दी। उसके बाद आप लिखेंगे यूनियन, फिर राइट ज्वाइन की क्वेरी लिख दो। तो लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को अगर मैं यूनियन कर दूं तो जो मुझे चाहिए वही तो रिजल्ट मिलेगा। तो माई एसक्यूएल में फुल ज्वाइन अगर आप लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, फुल ज्वाइन माई एसक्यूएल में नहीं होता। तो इसको एक अल्टरनेट ट्रिक से करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन के रिजल्ट को यूनियन करके हम लोग दिखा सकते हैं। सारे रिकॉर्ड आ गए हमारे, तो ये रिकॉर्ड हमारा दोनों टेबल के अंदर मिलाकर आई रिकॉर्ड है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दोनों हैं, दोनों जगह हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही जगह पर है। जैसे ये वाला जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड जिसका आधार नंबर 444 है, इसका खाता सिर्फ एसबीआई में है, पीएनबी में नहीं है। ये जो रिकॉर्ड है 222 वाला, इसका खाता सिर्फ पीएनबी में है, एसबीआई में नहीं है, बाकी ये दोनों दोनों बैंकों में है। चलिए, तो ये हमारा ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है कि कैसे हम इसको करते हैं। अच्छा, एक ज्वाइन और होता है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ती, दैट इज क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन को समझने का तरीका ऐसे मान लो, जैसे एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, मान लीजिए ये हमारी लेफ्ट टेबल है, ये हमारी राइट टेबल। अब इसमें लेफ्ट राइट का कोई खास रोल नहीं है, T1 T2 ऐसे कह सकते हो।
मान लीजिए यहाँ पर एक रिकॉर्ड है R1, एक रिकॉर्ड है R2, एक है R3, यहाँ पर एक रिकॉर्ड है R4, R5, R6। तो क्रॉस ज्वाइन क्या करेगा, पहले वाली टेबल के इस रिकॉर्ड को इनके साथ मैच करेगा, ठीक है। फिर यानी कि 3 रिकॉर्ड आ गए, जिसमें हमारे इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट इस वाले रिकॉर्ड के कॉलम भी आ जाएंगे। फिर इस वाले रिकॉर्ड को इन तीनों से मैच करेगा, तो 3 फिर आ गए। फिर इस वाले को भी तीनों से मैच करेगा। टोटल 9 रिकॉर्ड्स आपके आ जाएंगे अगर 2 टेबल में 3-3 रिकॉर्ड हैं और उनका आप क्या करते हैं, क्रॉस ज्वाइन करते हैं। तो ठीक है, जैसे अब यहीं पर मैं कर दूं अगर, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम PNB क्रॉस ज्वाइन SBI। मान लीजिए मैं ऐसा करके एंटर कर दूं, 9 रिकॉर्ड आ गए हमारे। अगर मैं कोई कंडीशन लगाता तो सिर्फ उन्हीं का क्रॉस ज्वाइन होता जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते। अगर मैंने कंडीशन नहीं लगाई है तो सारे रिकॉर्ड सबके लिए क्रॉस ज्वाइन होगा। अब देखो समझो पहले, तो यहाँ पर 103 50,000 ये वाला, ये किसके साथ हमारा मैच हो रहा है, SBI के पहले वाले के साथ, ठीक है। उसके बाद PNB का दूसरा वाला आ गया, ये SBI के पहले वाले के साथ। PNB का तीसरा वाला आ गया, ये SBI का वही वाला चल रहा है, यानी SBI का एक है और वो PNB के तीनों के साथ क्रॉस ज्वाइन हो चुका है। अब क्या हुआ, अब PNB का फिर दूसरा वाला आ गया। अब ये दूसरा वाला SBI के फिर के तीनों से हमारा क्या होगा, क्रॉस ज्वाइन होगा, फिर से तीनों के साथ क्रॉस ज्वाइन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से PNB का हर रिकॉर्ड SBI के सारे रिकॉर्ड से क्या हुआ, क्रॉस ज्वाइन हुआ है। इसको आप उल्टा भी कह सकते हैं, SBI का हर रिकॉर्ड PNB के हर रिकॉर्ड के साथ क्रॉस ज्वाइन हुआ। इसकी जरूरत जनरली काइंड ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली सिनेरियो में पड़ सकती है। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करते हैं सिचुएशन, ये 2 पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 4 शर्ट हैं, ये 2 पर्सन है, या चलो 3 पर्सन कर लेते हैं, और मेरे पास ये 4 शर्ट हैं। मुझे क्या करना है, इन तीनों को चारों शर्ट पहनानी है। मतलब इस इंसान को भी चारों शर्ट मिल जाए पहनने को, ट्रायल करना है, फोटो खींच के डाल देंगे फेसबुक पर, बस उसके बाद लेंगे नहीं, है ना। उसके बाद ये वाला इंसान भी कह रहा है कि मुझे भी चारों का ट्रायल कराओ, पसंद को एक ही करेंगे बाद में। ये कह रहा है मुझे भी चाहिए चारों। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं किसी सॉफ्टवेयर को बनाते समय, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इन दोनों का क्या कर दो, क्रॉस ज्वाइन कर। एक टेबल के रिकॉर्ड दूसरी टेबल के सारे से क्या होंगे, हमारे मैच हो जाएंगे। समझने का तरीका बता रहा हूँ, क्रॉस ज्वाइन को किस तरह की सिचुएशन में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। जनरली हमें ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। एक और ज्वाइन आता है हमारा, जिसका नाम है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल नेचुरल ज्वाइन ये कह रहा है कि मैं इनर ज्वाइन का ही कॉपी पेस्ट हूं। सेम एज इनर ज्वाइन, मतलब मैं यही करूंगा, लेकिन मुझे आपको ऑन के आगे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कॉलम इसके कौन से कॉलम से मैच होना चाहिए। मैं अपने आप सेंस कर लूंगा इन दोनों में कॉमन कॉलम कौन से हैं, और उनकी कॉमन वैल्यू के लिए आपको इनर ज्वाइन करके दे दूंगा। लेकिन शर्त यही है कि कॉलम का नाम सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे कॉलम का नाम PNB अंडरस्कोर आधार है और यहाँ कॉलम का नाम SBI अंडरस्कोर आधार है, तो नहीं चलेगा। तो अगर दोनों जगह कॉलम का नाम सेम हुआ तो फिर आप क्वेरी को छोटा करके लिख सकते हैं नेचुरल ज्वाइन के साथ। कब, जब आपको इनर ज्वाइन को इंप्लीमेंट करना था।
ठीक है। तो नेचुरल ज्वाइन इनर ज्वाइन की तरह ही हमारा होता है। चलिए, अब जब हम दो टेबल की बात करते हैं तो एक कॉन्स्ट्रेंट भी है जो कहता है कि मैं दो टेबल के साथ चलता हूं। जैसा भी आप तक पढ़ा आपने, यूनिक, नॉट नल, प्राइमरी, कंपोजिट, डिफॉल्ट, चेक, 6 कॉन्स्टेंट पढ़ा दिए। सातवां और आखिरी कॉन्स्टेंट अभी तक जितना भी MySQL में आया है उसका आखिरी कॉन्स्टेंट, अगले वर्जन में कोई आ जाए तो कह नहीं सकते, ठीक है। और वो क्या होता है हमारा फॉरेन की कॉन्स्टेंट। फॉरेन की कॉन्स्टेंट, फॉरेन का मतलब क्या होता है? तुरंत, अरे वो फॉरेन नहीं है। फॉरेन का मतलब क्या होता है? जैसे पिक्चरों में देखो, चलो फॉरेन घूम के आते हैं, विदेश घूम के आते हैं, आउट ऑफ द कंट्री को जनरली फॉरेन शब्द बोला जाता है ना। कोई बोलेगा फॉरेन कहाँ है, अरे फॉरेन एक टर्म का नाम है थोड़ी कहीं। फॉरेन मतलब दूसरा देश फॉरेन कहलाता है। तो दूसरा बाहर का सेंस हमें समझना है। तो अब यहाँ पर फॉरेन की कॉन्स्टेंट क्या कहता है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करूंगा मैं। तो फॉरेन की कांस्टेंट का पर्पस होता है दो टेबल में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। अगर वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो रही है तो एरर दे देना। पर समझ ही नहीं आया, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भारी भारी वर्ड हो गए, ये हैं क्या दोनों? तो समझने के लिए फिर एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा मुझे। तो मान लीजिए कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब इनके डेटा को हम दो टेबल में मेंटेन करना चाहते हैं। एक टेबल का नाम हमने रख दिया एम्प्लॉय, एक टेबल का नाम हमने कर दिया डिटेल्स। एम्प्लॉय टेबल में हम एम्प्लॉय की आईडी स्टोर करते हैं, एम्प्लॉय का नेम स्टोर कर लेते हैं और उसकी सैलरी रख लेते हैं। डिटेल्स में हम और चीजें रख लेते हैं, जैसे उसका एड्रेस, कहाँ से बिलोंग करता है, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, ठीक है। बाकी चीजें हमने यहाँ पर और अपनी स्टोर करनी। तो अब मैं दो टेबल बनाऊंगा, एम्प्लॉय टेबल और एक डिटेल्स टेबल। एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम 3 कॉलम बनाएंगे, आईडी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय का नेम कॉलम, एम्प्लॉय की सैलरी कॉलम। डिटेल्स टेबल में हम 3 कॉलम बनाएंगे, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल। लेकिन सर एक चीज बताओ, डिटेल में ये कैसे पता करोगे आप कि ये जो डिटेल है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल किसका है? इसका मतलब एक कॉलम यहाँ पर हमें लेकर चलना पड़ेगा जो हमारा एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय को पहचान दे और डिटेल्स टेबल में हमारा एम्प्लॉय को पहचान दे। तो यहाँ पर अब हमने एक कॉलम का नाम कर दिया, मान लो DID, डिटेल्स में आईडी। तो कॉलम का नाम सेम होगा जरूरी नहीं है, लेकिन वो कॉलम ऐसा है जो यहाँ पर पहचान दे रहा है और वही वैल्यू इस कॉलम में भी है और वो इस टेबल में एम्प्लॉय को पहचान दे रही है। यहाँ पर EID कर लेते हैं, यहाँ DID कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या, अच्छा मैं आपको समझाऊंगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पहले। ये क्या है? क्या ऐसा आप चाहेंगे कि अगर कोई भी एम्प्लॉय की डिटेल मेरे पास है लेकिन वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल में नहीं है? ऐसा हो सकता है कि किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल तो है मेरे पास लेकिन वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल में नहीं है? पर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय आएगा नहीं डिटेल का मतलब ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि डिटेल टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो वही होने चाहिए जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर है। ये दो अलग टेबल हैं, एम्प्लॉय टेबल अलग है, डिटेल्स टेबल अलग है। आप चाहो तो इंसर्ट कमांड चला के डिटेल्स टेबल में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई डिटेल्स टेबल आपके अंदर जो रिकॉर्ड्स आएंगे वो कोई भी नहीं आ सकते,
सिर्फ वही रिकॉर्ड आएंगे जो पहले कहाँ रखे हों, हमारे एम्प्लॉय टेबल में रखे हों। तो डिटेल्स टेबल क्या बोलेगी, तो फिर इस बात को कैसे पता करा जाए कि मुझे किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करने देना है नहीं करने देना है, हम क्या बोलेंगे डिटेल्स टेबल से, डिटेल्स टेबल रेफर करो। किसको रेफर करो, एम्प्लॉय टेबल को रेफर करो, ठीक है। और इंटीग्रिटी चेक करो, क्या चेक करो कि जो DID कॉलम की वैल्यू आ रही है, क्या ये इस टेबल के EID कॉलम में कहीं है पहले से। अगर कोई वैल्यू जो DID कॉलम में यहाँ लाइक 105, तो यहाँ चेक करो क्या यहाँ कहीं 105 है। अगर है दैट मीन्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन हुई और ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। अगर 105 इस टेबल में DID आ रही है और वो इस टेबल के EID कॉलम में नहीं है कहीं, दैट मीन्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ब्रेक हो गई। दैट मीन्स ये रिकॉर्ड यहाँ पर अब इंसर्ट नहीं होना चाहिए, एरर दे दो कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसको सर करेंगे कैसे, उसको समझते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे और एम्प्लॉय टेबल में 3 कॉलम बनाएंगे और जो DID कॉलम है जो आप यहाँ लिख रहे हैं, इस DID कॉलम को फॉरेन की कॉलम बनाएंगे और रेफर करेंगे इस कॉलम के लिए। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करके बनाते हैं क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लिखने में तो 1 मिनट ही लगेगा शायद, समझने में हो सकता है 8 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे और वो लगाने भी चाहिए। ये मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल है, ये मान लीजिए डिटेल्स है। यहाँ पर एक कॉलम है EID, दूसरा कॉलम है ई नेम और तीसरा कॉलम है ई से। यहाँ पर DID, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपना कुछ भी दें। अब हम चाहते हैं डिटेल्स टेबल का DID कॉलम एम्प्लॉय टेबल के EID कॉलम पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को चेक करें। ऐसा तभी हो सकता है जब डिटेल्स टेबल का DID कॉलम फॉरेन की कॉलम बनाएगा। फॉरेन की कॉलम का काम होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को चेक करना। अब फॉरेन की कॉलम बनाने के लिए जो रूल्स हैं वो क्या हैं उन्हें समझते हैं। फॉरेन की कॉलम बनाने का रूल है कि वो किसी दूसरी टेबल, फॉरेन माने बाहर की टेबल, अपनी से नहीं किसी दूसरी, तो उसका नाम फॉरेन है। फॉरेन की टेबल, फॉरेन की का मतलब है किसी दूसरी टेबल के पास प्राइमरी की कॉलम को रेफर करना। दूसरी टेबल हमारी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल की किस कॉलम को रेफर करना, प्राइमरी की कॉलम को। प्राइमरी की होना चाहिए, अगर ये प्राइमरी की कॉलम नहीं हुआ तो फॉरेन की नहीं बनेगी। तो किसी भी टेबल का फॉरेन की कॉलम किसी दूसरी टेबल के प्राइमरी की कॉलम को रेफर करता है। तो डिटेल्स टेबल को अगर आप फॉरेन की बनाते हैं तो वो दूसरी टेबल के प्राइमरी की कॉलम को रेफर करेगा। फॉरेन की कॉलम अपने आप में प्राइमरी की कॉलम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जिस डिटेल्स टेबल में आप DID कॉलम को फॉरेन की बना रहे हैं, आप चाहें तो उसको वहां पर प्राइमरी की बना सकते हैं और आप चाहें तो वहां पर उसको प्राइमरी की नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब मुझे इस कॉन्सेप्ट के लिए कोड बनाना है। तो EMP टेबल जब बनेगी तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्रिएट EMP, क्रिएट टेबल EMP। आप अपने लैपटॉप पर मत बनाना क्योंकि ऑलरेडी आपकी बनी होगी। मेरा मशीन दूसरा है, कल जो पढ़ा रहा था वो क्रैश हो गया, उसकी हार्ड डिस्क ही खराब हो गई उसके पूरे।
तो ये दूसरा मशीन है इसलिए मैं बना रहा हूँ तो मेरी बन जाएगी, आपके में नहीं बनेगी, बोलेगा टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ईएमपी टेबल पर आपने पहले काम कर ही लिया 3-4 क्लास। ठीक है, तो क्रिएट टेबल ईएमपी, कॉलम का नाम ईआईडी, इंटीजर मस्ट है, प्राइमरी की से बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो ये फॉरेन की कॉलम इसको रेफर नहीं कर सकता है। उसके बाद ई नेम कर दिया, ई एन लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है, और ये मान लो 10 का दे दिया, और ये ई एस कर दिया, फ्लोट। ठीक है, अपना काम हो गया, टेबल बनकर तैयार हो गई। अब दूसरी टेबल बना रहे हैं, इसको बनाने का कोड आपको ध्यान से लिखना है, क्योंकि अब तक जो लिखा हमने वो हम जानते थे, अब जो लिखने जा रहे हैं वो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल डिटेल्स DID इंटीजर। मैंने इसको प्राइमरी की यहाँ नहीं बनाया है ना, कोई जरूरत नहीं बनाने की। एड्रेस वेरकेर बना दिया, उसके बाद मोबाइल इंटीजर बना दिया। अभी एंटर मत कर देना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस टेबल में एक फॉरेन की बनानी है, तो सारे कॉलम डिफाइन करने के बाद लास्ट में कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर फॉरेन की, फॉरेन स्पेस की, ठीक है, ब्रैकेट में। एक काम करते हैं, इसको मैं आगे ले आता हूँ, फॉरेन स्पेस की ब्रैकेट में। बताइए किस कॉलम को फॉरेन की कॉलम बनाना चाहते हैं, DID। अब इसका रेफरेंस क्रिएट करिए, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के बाद उस टेबल का नाम जो बाहर की टेबल है, दूसरी टेबल है EMP, ब्रैकेट में उसके प्राइमरी की कॉलम का नाम EID। अब जाके ये क्वेरी हमारी कंप्लीट हुई। तो जब मैं रन करूंगा तो डिटेल्स टेबल बनेगी जिसमें 3 कॉलम आएंगे, जिसमें DID कॉलम, फॉरेन की कॉलम हमारा बन गया होगा। स्पेलिंग सही लिखी होंगी तो सही बन जाएगा, जो गलत होगा फिर एरर आ जाएगी। क्वेरी ओके। तो 2 टेबल बनकर हमारी अब तैयार होगी। अब डिटेल्स टेबल और एम्प्लॉय टेबल 2 अलग अलग टेबल नहीं रही। आपका डेटा आना, डेटा जाना, डिलीट होना, ये डिपेंडेंट हो गया है। अब एक बार करते हैं पहले, अगर मैं आपसे कहूं दोनों टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं, 0 0, क्या मैं सबसे पहले डिटेल्स टेबल में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूं? नहीं हो सकता, क्योंकि आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाएगी। सर करके दिखाओ। हमने कहा चलो, तो यहां पर हमने क्या करा, पहले डिटेल्स टेबल के पास गए, इंसर्ट इनटू डिटेल्स। बताओ किसकी डिटेल इंसर्ट करनी है? एक एम्प्लॉय है जिसकी डिटेल्स टेबल में ID 101 करनी है, और उसका एड्रेस है, मान लीजिए नोएडा में रहता है वो, और उसका मोबाइल नंबर 1234 है। अब डिटेल्स टेबल की फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए EMP टेबल के EID कॉलम में जाकर 101 कॉलम 101 को सर्च करेगा कि 101 वहां पर है तो यहां पर इंसर्ट हो जाएगा, नहीं है तो एरर आने चाहिए। देखते हैं क्या होता है। नहीं, ये एरर कुछ और है, ये एरर है आपने वैल्यूज नहीं लगाया। इंसर्ट करते हैं वैल्यूज को लगाना है। हर एरर वो एरर नहीं है जो हम देख रहे हैं। ये आई अपनी वाली एरर, कैन नॉट ऐड और अपडेट ए चाइल्ड रो, ए फॉरेन की कांस्टेंट फेल। फॉरेन की कांस्टेंट क्या हो गया, फेल हो गया। सर ये चाइल्ड रो का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं कि ये बताओ पेरेंट रो और चाइल्ड रो की बात कब आती है? जब आपके पास 2 टेबल, एक टेबल में फॉरेन की लगी हुई है, एक में प्राइमरी की लगी हुई है, तो जिस टेबल में फॉरेन की लगी होती है उस टेबल को चाइल्ड टेबल के नाम से जानते हैं। वहां पर था लेफ्ट राइट, यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड टेबल ऐसे कहते हैं, इनहेरिटेंस नहीं है बट कहने के लिए पेरेंट चाइल्ड है। और फॉरेन की टेबल जिस टेबल को रेफर कर रही है उसको बोलते हैं पेरेंट।
चाइल्ड तभी एग्जिस्ट करेगा जब पेरेंट होगा। आप चाइल्ड में कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट तभी करा सकते हैं जब वो रिकॉर्ड का एग्जिस्ट करता हो पहले पेरेंट, तभी इसको क्या बोल रहे हैं, पेरेंट, क्योंकि पहले पेरेंट आएगा फिर चाइल्ड आएगा। ठीक है, तो अब अगर आपको एम्प्लॉय टेबल में पहले रिकॉर्ड इंसर्ट करना ही होगा तभी ये काम कर पाएंगे, तो करते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, एम्प्लॉय आईडी हो गई और दूसरा क्या था, एम्प्लॉय का नेम था, उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी थी। एक और कर देते हैं इंसर्ट 102 मोनो सैलरी, कुछ भी कर दो, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब डिटेल्स टेबल में आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों आईडी वाले रिकॉर्ड की डिटेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। 101 वाला डिटेल इंसर्ट हो जाना चाहिए इस बार। 103 वाली करेंगे तो फिर नहीं होगी इंसर्ट, एरर आ जाएगी, सेम एरर आएगी। ठीक है, क्योंकि 103 ईएमपी टेबल की आईडी में तो है ही नहीं अभी हमारा, एरर आ गई। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं एक बार ये दिखाओ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिटेल्स, ये लो, और एक बार दोबारा दिखाना ईएमपी, हमने कहा ये लो। अब मैं ईएमपी टेबल से इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूं, 101 वाला, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर ईआईडी इक्वल टू, सोचो अगर ये हो गया तो क्या होगा, फिर ये होगा कि आप जो कह रहे थे कि डिटेल्स टेबल में वही रिकॉर्ड रहेंगे जो एम्प्लॉय टेबल में है, अगर ये डिलीट हो गया तो फिर डिटेल्स टेबल में ऐसा रिकॉर्ड नहीं आ जाएगा जो एम्प्लॉय टेबल में है ही नहीं, अब तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फिर ब्रेक हो जाएगी, तो ये भी नहीं चलेगा। तो पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड डिलीट आप नहीं कर पाएंगे, अगर करना है तो पहले इसकी चाइल्ड टेबल में इक्विवेलेंट जो रिकॉर्ड है पहले वहां से डिलीट करके आओ, तब यहां से डिलीट हो सकता होगा। देखते हैं एक बार क्या होगा यहाँ पर, एरर, कैन नॉट डिलीट और अपडेट ए पेरेंट। क्यों, क्योंकि ये हमारा रेफर कर रही है, कोई दूसरी टेबल इस कॉलम को रेफर कर रहा है। तो इस तरह से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आप बनाकर चलते हैं, जब ऐसी सिचुएशन में आप कोडिंग करते हैं तो मुझे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, इनके बीच में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है मुझे, क्योंकि दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं, अलग अलग नहीं है। हाँ? एक बार देख लेते हैं, अपडेट ईएमपी सेट ईएस इक्वल टू 50,000 वेयर ई आईडी इक्वल टू 101, तो 101 वाले की सैलरी अपडेट कर देते हैं यहाँ पर, सैलरी तो अपडेट हो गई, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पेरेंट से 102 डिलीट हो जाएगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो लिखा है ना कैन नॉट डिलीट और अपडेट, तो अपडेट का मतलब है कि ऐसी अपडेट क्वेरी मत चला देना जो ईआईडी कॉलम को बदल दे। ऐसा भी तो कर सकते थे कि मैं गलती से ईएमपी टेबल में ईआईडी की वैल्यू 101 देकर आ गया, वास्तव में 201 थी, तो ऐसा अपडेट नहीं चल पाएगा, बाकी अपडेट चल जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इस तरह से हमारा फॉरेन की का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है कि कैसे फॉरेन की हमारा काम करेगी। ठीक है, सारे कंस्ट्रेंट ऑलमोस्ट हमारे पूरे हो गए। अब हमारे पास कुछ चीजें हैं जो अभी रह गई हैं, जैसे इंडेक्स। इंडेक्स क्या होते हैं टेबल के अंदर, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है आपका जिसका नाम है प्रोसीजर। प्रोसीजर और फंक्शन, तो वैसे तो हमारे कोर्स का नाम एसक्यूएल है, लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से
अगर हम देखें तो हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोसीजर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। जबकि ये एसक्यूएल का पार्ट नहीं है, ये हमारा किसका पार्ट है, पीएल एसक्यूएल का पार्ट। तो एक होता है एसक्यूएल, एक होता है पीएल। तो पीएल का मतलब प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, आप अगर खुद के वेरिएबल बनाना चाहते हैं, आप खुद का लूप लगाना चाहते हैं, इफ एल्स बनाना चाहते हैं, तो पीएल आपको फैसिलिटी देता है। पीएल एक काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही एक एसक्यूएल की अपनी लैंग्वेज है, जिसमें वेरिएबल, लूपिंग, ऑपरेटर, कंडीशन, उसमें आप काफी कुछ चीजें हैं जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। खुद के फंक्शन बनाना, फंक्शन के पैरामीटर, फंक्शन को कॉल करना, आर्गुमेंट देना, वो सब आप कर सकते हैं। तो पीएल में काफी चीजें हैं, हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है मेन, वो हमारा क्या है, एसक्यूएल वाला चैप्टर है। ठीक है, चलो। अगर सिस्टम के साथ कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो हम किसी भी टेबल में हम सीएसवी फाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे पास एक सीएसवी फाइल है, उसमें डेटा पड़ा हुआ है, वहां से कॉपी करके टेबल में चला जाए। हम इंसर्ट क्वेरी में कहां तक लिखेंगे, कितना लिखेंगे, या जो मैंने रिजल्ट अभी सेलेक्ट करके निकाला है वो रिजल्ट किसी फाइल में सेव हो जाए। तो MySQL के जो पुराने वर्जन थे, वर्जन 5 तक, ये हम अलाउड करते थे। लेकिन वर्जन 5 के बाद जितने MySQL के वर्जन आए हैं, स्पेशली विंडोज 7 के बाद से, ये सिक्योरिटी कांस्टेंट लगा दिया है। और आप जब ऐसा करेंगे तो उसकी क्वेरी तो मैं बता दूंगा आपके लिए, 2 लाइन की क्वेरी है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपका परमिशन डिनाइड एरर आती रहेगी, एक्सेस डिनाइड, परमिशन डिनाइड, चलेगी नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने विंडोज में जाके सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। जब विंडोज में जाकर सेटिंग चेंज करोगे तब आप क्या कर सकते हो, सीएसवी फाइल से डेटा रीड राइट वाला काम भी कर सकते हो। चलो, तो अभी आज इतना रखेंगे। एक मैसेज, कल तो ऑफ रहेगा हमारा, थर्सडे है। फ्राइडे को क्लास होगी इस बार हमारा, और फ्राइडे को ये पूरा मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, तो सैटरडे को हम लोग क्रॉस करेंगे। और सैटरडे को हमारा टाइम होगा 9:30 AM। तो कल ऑफ रहेगा, परसों क्लास होगी, परसों एसक्यूएल पढ़ेंगे, परसों हम इंडेक्स पढ़ेंगे पहले। इंडेक्स के बाद फिर आपका प्रोसीजर वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, प्रोसीजर फंक्शन। उसके बाद फिर अगर टाइम बचेगा तो सीएसवी टेबल कनेक्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। और फिर उसके बाद जो और चीजें बचेंगी अभी हमारी, वो सैटरडे को पढ़ेंगे 9:30 बजे। मंडे से स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो जाएगी 11:30 बजे। मंडे से वो लोग बैच में आएंगे जिनका कोर्स डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और एआई होगा। जिनका कोर्स जेंगो फुल स्टैक या पाइथन फुल स्टैक इस तरह का कोर्स है, उनका अलग बैच होगा। उनके पास मैसेज, ईमेल या कॉल आएगी कि उनका बैच का टाइम क्या है और कितने बजे से और कब से है। जिनका डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस है, उनका फिक्स है, मंडे से 11:30 बजे इसी बैच में इसी टाइम पर आपको मिलेगा। जो ऑनलाइन क्लास लेंगे उनका आईडी पासवर्ड अलग होगा जूम का, उनकी ईमेल पर उनका आईडी पासवर्ड आ जाएगा, आज या कल में उनके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल परसों मिलेंगे, सेम टाइम 11:30 बजे।